अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना ना नेक्स्ट इसमें जो ये असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है सेफ मदरहुड के अंदर, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको ये सारा टॉपिक कवर करवा दिया था, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो डिटेल में हमने बीटी की बुक से कवर करने हैं। तो आज हम वहां से बीटी की बुक से देखेंगे। ठीक है, एंटीनेटल केयर वाला भी बीटी में दिया हुआ है, जो हमने नवीद आलम से कर लिया है। उसके अलावा कुछ इसके पॉइंट्स थे जो वहां पे नहीं थे, लेकिन आपने एक दफा रीड कर लेने वहां से भी। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी जो बीटी की बुक है वहां से। ठीक है, जो आपने नवीद आलम में कर लिया है वो वहीं से करना है। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो हम आज देखेंगे इसके अंदर बीटी में। ठीक है, तो चलें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये हिस्ट्री और हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन जो होती है ये भी देखेंगे बीटी के बुक के अंदर। ये डिटेल में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगी वहां से भी। पहले तो हमने ये पढ़ लिया था, लेकिन आज मैं अगेन आपको बता दूंगी थोड़ा सा वहां से भी, बीटी की बुक से भी। और उसके अलावा असेसमेंट जो होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, ये सारी मतलब कि आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। एंटीनेटल केयर के बारे में सबसे पहले ये हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसको जस्ट इसका एक दफा हमने ओवरव्यू ले लेना है कि एंटीनेटल केयर जो होती है बेसिकली इसको एंटीपार्टम या प्रीनेटल केयर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये बिल्कुल सेम टू सेम नवीदा की बुक वाले ही हैं। ठीक है, जो बीटी की बुक में लिखे हुए हैं। इसका जो बीटी के बुक का पेज नंबर 400 है। ठीक है, जो मेरा एडिशन है वो 400 है, आपका भी यही कहीं मतलब कि इसी चैप्टर के अंदर जो बासावन थापा की बुक है ना आपके, उसके अंदर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा जो असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन वाला है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला ही चैप्टर है बेसिकली। अच्छा, तो इसमें एंटीनेटल केयर के बारे में इसकी डेफिनेशन हमने पहले से ऑलरेडी हमने डिस्कस हम कर चुके थे। ठीक है, तो ये आपने नवीद आलम से करनी है। उसके बाद इसके गोल्स नहीं थे वहां पे, वहां ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे डायरेक्टली, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नवीद आलम वाले ही आने हैं। उसके अलावा गोल्स में क्या है कि हमने उसकी जो मेंटल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो हमने कम करनी होती है। ये गोल होता है एंटीनेटल केयर का। ठीक है, और एंटीनेटल केयर को एंटीपार्टम या फिर प्रीनेटल केयर भी कहते हैं। ठीक है, एंटीपार्टम और प्रीनेटल केयर भी कहते हैं। अच्छा, तो इसके गोल्स में यही आ जाता है कि जो बर्थ होती है ना, वो आपने मतलब कि सेफ बर्थ जो है ना, वो हमारा मकसद होना चाहिए कि बर्थ जो है वो सेफली हो जाए बच्चे की ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। इसके अलावा क्या होता है कि नॉर्मल वेल बेबी जो है वो इंश्योर करना है कि हमने बर्थ जो होती है ना वो बेसिकली वो मेच्योर बेबी जो है ना, हेल्दी बेबी की बर्थ हो। ठीक है, उसके बाद ये होता है बेसिकली कि हमने गुड उसकी जो हैबिट्स होती हैं उसको हमने इस्टेब्लिश करवाना होता है। तो ये हमारा गोल होता है एंटीनेटल केयर के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड हेल्थ हैबिट्स बेनिफिटिंग होल फैमिली। और पोस्टपार्टम एडजस्टमेंट, यानी कि उसको प्रॉपर आपने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि जब आफ्टर मतलब डिलीवरी हो जाए तो कैसे उसने उसके साथ एडजस्ट करना है, कौन कौन सी मतलब के गाइडलाइंस को उसने फॉलो करना है। तो ये सारा कुछ हमारा गोल होता है एंटीनेटल केयर का, उसको पूरा गाइड करना है। उसके बाद इसके एम्स क्या होते हैं कि उसको फिजिकली और मेंटली जो है वो उसकी हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रोवाइड करना, उसको विजिट्स वगैरह होम विजिटिंग जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि डिलीवरी टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ अ मेच्योर लाइव हेल्दी इन्फेंट, ये इसका मतलब एम है एंटीनेटल केयर का। उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है। तो ये सारी बातें वही हैं जो हमने नवीद आलम में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई न्यू कुछ नहीं याद करना, अगर कोई एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा हो तो आप लोग वो जस्ट रीड करने के लिए मैं आपको उधर से करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसके एज इट इज वही है नवीद आलम वाले ही। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो आप लोग फिर इधर से ना देख लीजिएगा। वैसे कुछ खास नहीं है, वही वाले ऑब्जेक्टिव्स लिख दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आप लोग दो तीन ऑब्जेक्टिव्स इधर से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक पर नहीं है वो आप यहाँ से मतलब के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो जो ऑब्जेक्टिव्स वहां पे नहीं है, वैसे ये एज इट इज नवीद आलम वाले ही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका प्री नेटल हिस्ट्री। ठीक है, कि कौन कौन सी हमने हिस्ट्री लेनी है। तो ये भी आपका वैसे क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है जो नर्सिस जो है वो मतलब कि यूज करती हैं, जो नर्सिस की हेल्प करता है वो कौन सा क्राइटेरिया। उसमें ये होता है कि मतलब कि नर्सिस ने कौन सी हिस्ट्री जो है वो लेनी होती है। तो सबसे पहले उसने ये देखना होता है जो उसने नोट
नोट करना होता है, मतलब कि हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट करने के लिए कि अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 जो है ना, ये भी हाई रिस्क पे हो सकती है। उसके अलावा वो वुमेन जो अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज में होती है, वो भी हाई रिस्क केसेस में आती है। तो उसने ये इस क्राइटेरिया को देखते हुए उसने हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्री नेटल हिस्ट्री लेते हुए कौन सा क्राइटेरिया जिसको मद्देनजर रखते हुए जो नर्स है वो असेस करेगी हाई रिस्क केसेस को। तो उसके अंदर आपने लिखना है गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अ वुमेन ओवर द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आगे ये आ जाएगा कि जो शॉर्ट स्टेचर्ड प्राइमी ग्रेविडा होती है, ठीक है, यानी कि जिसका जिसकी जो हाइट होती है बेसिकली वो 41-45 सेंटीमीटर से भी कम हो। ठीक है, और उसका एज वेट भी जो है ना वो 40 केजी से कम हो। उसके अलावा प्री प्रेगनेंसी में उसका जो वेट है वो 38 से भी कम हो, तो वो भी हाई रिस्क केसेस में आएगी। ठीक है, इस तरह मल्टी पैरा, मतलब कि जिसके 4 या 4 से पहले ही मतलब कि उसने बच्चे पैदा किए हुए हैं, तो वो भी हाई रिस्क केसेस में आएगी अगर अब उसकी मतलब कि प्रेगनेंसी उसको हो गई है। इसके अलावा ये है कि उसकी अगर अब नॉर्मल हिस्ट्री है तो ये आ जाएगा। उसके अलावा कुछ उसके एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगी, जैसे अगर उसको कोई किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर कोई यहाँ से याद करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बीटी की बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है। ठीक है, ये यही वाला क्वेश्चन है जो आपके कंटेंट पे उन्होंने पूछा हुआ है ना, ये वाला कि हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये इसी का आंसर जो है ना वो बीटी की बुक पर भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल फाइंडिंग्स जैसे कि मेल प्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेल प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। कि बेसिकली ये ना बेबी की पोजीशंस होती हैं जब ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब कि बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो उसके बेसिकली फिटल की ना 4 पोजीशंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो होती है हमारे पास ब्रिज प्रेजेंटेशन हो सकती है, सिफेलिक हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है, ठीक है, या फिर ओब्लीक हो सकती है। तो ये जो मेल प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना, अगर हम डिस्कस करें तो ये जो ट्रांसफर्स है, ठीक है, ये भी मेल प्रेजेंटेशन के अंदर ही आती है, ओब्लीक भी और ये ब्रीच प्रेजेंटेशन भी। तो इन केसेस में जो है ना हमें सी सेक्शन करवाना पड़ता है। ये जो सिफेलिक है ना, सबसे ये होती है सबसे मतलब कि बेस्ट और कंफर्टेबल डिलीवरी के दौरान बच्चे की पोजीशन। ठीक है, अगर बच्चा इस पोजीशन में है माँ के पेट के अंदर तो उसकी सेफ डिलीवरी होगी, उसमें हमें सी सेक्शन की जरूरत नहीं होती। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है ना, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी लेग्स और बटक्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिलीवरी के दौरान ये बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब की होती है कि हम उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं कर सकते, बल्कि उसका सी सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह ये सिफेलिक की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है बेबी का हेड डाउन होता है। ठीक है, सबसे कॉमन और सेफ पोजीशन होती है डिलीवरी के दौरान। इस तरह हमारे पास होती है ट्रांसवर्स पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो फीटस है ना वो हॉरिजॉन्टली यूट्रस में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको नजर आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जैसे एक हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं, तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसमें जो फीटस होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो ट्रांसफर पोजीशन है हॉरिजॉन्टली यूट्रस में होता है। ठीक है, मतलब कि साइडवेज में। तो नॉर्मल डिलीवरी जो है ना इसमें पॉसिबल नहीं होती, इसमें भी सी सेक्शन हमें करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग अगर ओब्लीक की बात करें तो इसमें फीटस जो है ना वो डायगनली मतलब कि डायगोनली जो है ना यूट्रस में होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन भी अनस्टेबल होती है, तो इसमें भी क्या होता है कि हमें सी सेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली क्या थी हमारे पास, ये मेल प्रेजेंटेशंस थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने अभी आपको समझा दिया है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि मेल प्रेजेंटेशंस कौन कौन सी हैं। तो ये जो है ना वो आपने पोजीशंस फीटस की याद रखनी है बेसिकली, जिसमें ये सारी मेल प्रेजेंटेशन में आएगी। एक सिर्फ नॉर्मल है, ये जो सिफेलिक है, जिसमें बेबी का हेड जो होता है ना वो पहले मतलब कि वो क्या होता है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और उसके जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, अब वो मतलब के जो मतलब कि उसके बटक्स वगैरह वो क्या होते हैं अपवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो नॉर्मल पोजीशन होती है जिसमें हेड डाउनवर्ड होता है, दैट इज सिफेलिक। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं इसकी मतलब कि जो हिस्ट्री है, ये जो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हिस्ट्री कौन कौन सी लेनी है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि जब फर्स्ट विजिट होता है तो कौन कौन सी हिस्ट्री जो है ना हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड लेनी होती है। उसमें ये होता है कि एक जनरल हेल्थ हिस्ट्री आपने लेनी होती है उसमें, यानी कि उसके पहले ऑपरेशंस वगैरह या एक्सीडेंट्स वगैरह तो नहीं हुए, उससे रिलेटेड आपने उसकी सारी मतलब हिस्ट्री लेनी होती है पहले जनरल। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपने उसको देखना है कि उसके बर्थ ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, ये सारा कुछ फैमिली हिस्ट्री में उसके ये आ जाती है, यानी कि उसकी अपनी फैमिली।
ठीक है, उसके अपने बच्चे कितने हैं, उसके हस्बैंड, उससे हेल्थ से रिलेटेड आ जाएगी हिस्ट्री। तो ये सारी उसकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग उससे हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद आता है सोशल हेल्थ हिस्ट्री। सोशल हेल्थ हिस्ट्री में क्या होता है, हम उसकी सराउंडिंग यानी कि उसकी सैनिटरी फैसिलिटीज यानी कि क्या वो अपने आप को साफ सुथरा रखती है मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके मतलब कि फूड पैटर्न्स कैसे हैं, कौन कौन सी फूड वो यूज करती है, क्या कोई सिगरेट वगैरह या इस तरह का कुछ तो नहीं वो कर रही, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह ये देखें, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है उसकी मतलब के जो सोशल हिस्ट्री है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने जो है ना उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है ना वो लेनी होती है, ठीक है, कि कब उसका ऑनसेट हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या है हर मंथ, ठीक है, इंटरवल, कंटिन्यूअस और कंप्लीशन विद प्रीवियस प्रेगनेंसी, यानी कि अबॉर्शन या स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस तरह का तो कोई केस नहीं उसके उसकी हिस्ट्री में इंक्लूड। एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, ये जो है, तो ये सारा कुछ हमने देखना होता है। प्री मेच्योर बर्थ। उसके बाद आता है करंट स्टेटस ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है बेसिकली, हमने जो है ना डाटा वगैरह जो होता है या जो उसका मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो सारा मतलब कि हमने देखना होता है, उसकी करंट स्टेटस स्टेटस ऑफ प्रेजेंट हिस्ट्री, ये सारा कुछ हमने लेना होता है इसके अंदर, ठीक है, उसके इमोशनल एस्पेक्ट सारा कुछ आ जाएगा, उसकी डाइटरी पैटर्न्स, डेली एक्टिविटीज, प्रेजेंस ऑफ एनी परसिस्टेंट वॉमिटिंग, हेडेक, ओडिमा, मतलब कि उसका जो प्रेगनेंसी का करंट स्टेटस है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमने किससे रिलेटेड डाटा लेना है, सबसे पहले उसके डाटा में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, हमने कैलकुलेशन करनी है उसके उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, ठीक है, उसके इमोशनल एस्पेक्ट देखने हैं। इमोशनल एस्पेक्ट के अंदर आ जाता है कि जैसे उसका डाइटरी पैटर्न कैसा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी वाइब्स जो है वो खाने पीने के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती हैं, उसका कभी कुछ खाने को दिल करता है, कभी कुछ, डेली एक्टिविटीज उसकी चेंज हो जाती हैं, तो उससे रिलेटेड सारी हिस्ट्री हमने लेनी है, ठीक है। इसमें मतलब कि अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर जो है ना उसको कुछ सिम्टम्स और साइंस जो होते हैं वो मतलब आ रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर उसका रूटीन प्रोसीजर जो होते हैं ना वो हमने करवाने होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग एंड प्री नेटल एग्जामिनेशन। उसके अलावा हमने हाइट जो होती है ना ड्यूरिंग फर्स्ट एग्जामिनेशन वो उसकी चेक करनी होती है, ठीक है, उसका वेट लेना होता है हर मतलब के एग्जामिनेशन पे। उसके अलावा हमने उसके वाइटल साइंस लाजमी मॉनिटर करने होते हैं, उसके पल्सेस, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। उसके अलावा उसका यूरिन का टेस्ट करना होता है एल्ब्यूमिन और शुगर के लिए, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज आपका ये चीज रिवाइज हो गया। उसके बाद आगे हमारा ना आ जाता है कि एस्टिमेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी। इसमें बेसिकली ना हमने तीन चीजें ये ना डिस्कस करनी होती हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, जो उसका मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना उसको सामने रखते हुए, उसका मतलब कि उसकी गेस्टेशनल एज होती है बेसिकली, उसको सामने रखते हुए हमने ये चीजों तीनों को मतलब कि पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। अब गेस्टेशनल एज जो होती है ना इसमें क्या होता है, estimated age of fetus during the first day of last normal menstrual period expressed in completed weeks। मतलब कि उसका ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हमने उसकी गेस्टेशनल एज जो है ना वो देखनी होती है। गेस्टेशनल एज क्या होती है कि हमने जब उसका लास्ट मतलब कि मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, मतलब कि जिस दिन उसको उसका पीरियड का लास्ट डे होता है उस दिन से हमने उसकी गेस्टेशनल एज जो है ना उसको असेस करना, उसकी गेस्टेशनल एज जो है ना उसकी असेसमेंट हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है, कि हमने तभी तब से मतलब कि उसकी गेस्टेशनल एज को हमने काउंट करना है जब उसका लास्ट, यानी कि देखिए ना प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, तो जैसे ही उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब कि खत्म हो गया वो, तो तब से मतलब कि समझें कि वो क्या है, वो जो मतलब कि औरत है वो प्रेगनेंसी उसकी स्टार्ट हो गई है। समझ आ गई आपको, ठीक है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है कि पीरियड्स नहीं होते, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो जैसे वो स्टॉप होता है ना तभी से हम लोग जो है ना उसका उसकी मतलब गेस्टेशनल एज उसकी स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो डिपेंड करती है, उसमें तीन तरह से मतलब कि उसको फेस करना पड़ता है, या तो वो प्री टर्म इन्फेंट होता है उसका, या कोई टर्म इन्फेंट होता है, या पोस्ट टर्म। मतलब कि प्री टर्म क्या होता है बेसिकली कि वो आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 28 वीक्स जो है ना, या बियॉन्ड द एंड ऑफ 37 कंप्लीटेड वीक्स, इससे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए वो प्री टर्म में होगा। अब टर्म क्या होता है, जो पूरे 41 वीक्स के दौरान पैदा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके बाद पोस्ट टर्म में क्या होता है, जो 42 वीक्स के बाद होता है, ये ऑलरेडी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मतलब कि जो 37 वीक्स के एंड पे मतलब कि अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुए और उससे पहले ही मतलब कि बर्थ हो गई है बच्चे की, तो वो प्री टर्म में आएगा, ठीक है, वो मेच्योरिटी में नहीं आएगा, वो मेच्योर नहीं होता, वो प्री टर्म होता है। और टर्म में होता है जो पूरे 41 वीक्स जो है ना वो कंप्लीट करता है, और अगर 41 से 42 वीक्स होते हैं नॉर्मली टर्म में, तो अगर वो 42 से के भी मतलब के बिगिनिंग में या उसके भी बाद मतलब वो पैदा हो रहा है तो वो पोस्ट टर्म के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर ना एक आता है साइन वाइबिलिटी का। वाइबिलिटी में मतलब कि हम देखते हैं कि उसका जो सर्वाइवल होता है वो मोर देन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन होता है, ठीक है, वाइबिलिटी पीरियड जो होता है ना वो 20 वीक से भी एक्सटेंड कर सकता है।
ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि 20 वीक से ज्यादा का बेबी जो मतलब कि सरवाइव करता है उसको कहते हैं वाइबिलिटी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये बस एक टर्म आपने ना जस्ट रीड करनी है कि क्या होती है। वाइएबल पीरियड एक्सटेंड्स टू 20 वीक, यानी कि इससे भी ज्यादा ये एक्सटेंड कर सकता है। इसमें जो फीटस प्रोडक्ट होता है ना वो इज एन एबॉर्शन कंसीडर किया जाता है इफ अकर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, वाइबिलिटी का मतलब होता है कि फीटस का ना मतलब इतना मेच्योर हो जाना कि अगर वो यूट्रस के बाहर पैदा हो तो जिंदा रहने के चांसेस हों। ठीक है, दैट इज वाइबिलिटी। आपको मैंने उर्दू में भी इसका बता दिया है कि फीटस के का इतना मेच्योर हो जाना कि अगर वो यूट्रस के बाहर पैदा हो तो जिंदा रहने के चांसेस हों। वाइबिलिटी यूजुअली 24 वीक्स के बाद माना जाता है। ठीक है, इस स्टेज के बाद फीटस के ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो काफी डिवेल्प होते हैं कि वो जो हमारे पास जो न्यूनेटल आईसीयू के सपोर्ट के साथ वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस फीटस के वेट डेवलपमेंट और जो उसके मेडिकल फैसिलिटीज है ना उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर एक बेबी है वो 25 वीक्स पर पैदा होता है तो उसे वाइएबल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, दैट इज वाइएबिलिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। हाँ, ये ना बेसिकली नेगल्स रूल। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमने एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट ऑफ बर्थ है ना उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास होता क्या है, मेन पॉइंट जो है ना इसका वो आप लोगों ने समझना है अब। एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक नेगल्स रूल है। ठीक है, नेजल्स रूल, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें ना मतलब कि हम लोग एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ जो है उसको कैलकुलेट करते हैं और नेगल्स रूल्स को यूज करते हुए। अब इसमें मेन जो पॉइंट है वो आपने क्या याद रखने हैं। ये जो है ना ईडीबी, इट इज स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें। ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और ईडीडी, ईडीबी जो होती है ना ईडीबी दैट इट स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ ईडीबी, और जो ईडीडी है ये है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और जो ईडीसी है और ड्यू डेट इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंफाइनमेंट। तो इसको अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेशन जो होती है बेसिकली ये हम लोग नीचे अब पढ़ते हैं नेगल्स रूल्स के थ्रू। इसमें इसका तरीकाकार ये होता है कि जो प्रेगनेंसी को ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है कि पहले दिन से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक रूल बताया हुआ है आपको यहाँ पे। ये वाला जो है ये 14 ± 2 days आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है ना वो 280 से 40 वीक्स तक होता है। वही 42 वीक्स ऑलमोस्ट मतलब के बन जाते हैं। अच्छा, तो इसको अब हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है। ये जो ये नेजल्स रूल्स को यूज करते हुए इसमें क्या होता है बेसिकली सब जो लास्ट मेंस्ट्रुअल हमारा पीरियड है ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसमें क्या करना है आपने 7 दिन जो होते हैं ना बेसिकली 7 डेज वो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, और 3 महीने जो होते हैं उसमें से आप वो निकाल दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईडीडी आ जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को याद करने का ना जस्ट यहाँ फार्मूला याद रखना है कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें ये होता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें से आप 7 दिन जो होते हैं उसको वो 7 दिन आप ऐड कर दोगे और उसमें से 3 मंथ जो होते हैं उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास जो है ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है इसके थ्रू अब मैं आपको मैं समझाती हूँ। उन्होंने बताया कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है ना बेसिकली वो 5 जुलाई था। ठीक है,
और इसमें आपने 7 दिन ऐड कर देने हैं, मतलब कि फिर क्या हो गया, 12 जुलाई हो गया टोटल। ठीक है, ये देखें, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या थी, 5 जुलाई थी। और इसके अंदर आपने 7 जो है ना, 7 डेज ऐड कर देने हैं, तो 12 जुलाई हो गया। ठीक है, तो अब आपने ऊपर रूल पढ़ा था, ये वाला रूल, ये जो ऊपर हमने ये रूल पढ़ा था, 14 + -2, इसका मतलब क्या होता है, ये अब हम लोग इधर अप्लाई करेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि ये निकालने के लिए हमने कहा था कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में से 3 मंथ माइनस कर देने हैं हमने, और 7 डेज उसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो इसमें ये यहाँ पे जो ये 7 डेज हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, ये 7 मंथ है ना, तो 7 मंथ में से हमने 3 मंथ माइनस कर देने हैं, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 3 चले गए तो 4 आ गए। तो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो क्या होगी उसकी, वो होगी 12 अप्रैल। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया मैंने, बस एक फार्मूला आपने याद रखना है इसका। और ये टर्म्स देख लेनी है आपने कि मतलब के टर्म्स का क्या मतलब होता है इनका। उसके अलावा एक इसका और ऑल्टरनेट मेथड भी उन्होंने इधर बताया हुआ है कि इसको आप और किस तरीके से मतलब के कैलकुलेट करोगे। ये ऑल्टरनेट मेथड भी है इसका। इसमें आपने क्या करना होता है कि इसमें जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना उसका, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ठीक है, प्लस इसमें आपने क्या करना होता है, 9 कैलेंडर मंथ और +7 डेज, यानी कि जो कैलेंडर के 9 मंथ होते हैं वो आपने मतलब कि ऐड कर देने, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और +7 डेज। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक और इधर एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर जो है ना, उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, इट कम्स टू 1 अक्टूबर एंड देन एड लास्ट एड 7 डेज। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी जो है ना उसका वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, उसमें आपने 9 मंथ ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो वो उसमें यानी कि 1 अक्टूबर जमा 7 दिन आप और उसमें ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली मतलब कि एक सिंपल सा इसका मेथड है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, उसका मतलब कि एस्टिमेटेड जो इसकी एक्सपेक्टेड मतलब कि डेट ऑफ डिलीवरी है ना, उसको आप मतलब के माइनर मतलब कि वो डिटरमिन कर सकते हो। और ये कैलकुलेशन जो होती है ना बेसिकली, ये 28 डे जो साइकिल होता है उसको ओव्यूलेशन का है ना, उस पर डिपेंड कर रही होती हैं, उसी पे बेस करती हैं। तो आपने इसको मतलब कि इतना डिटेल में नहीं याद करना, जस्ट ये फार्मूला याद रखना है कि इसका क्या फार्मूला होता है। बस ये जस्ट एक फार्मूला याद कर लेंगे, ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, और ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको वैसे समझा दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे आपको मैंने करवा दिया है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आ जाए तो आपको पता होगा कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास के प्री नेटल केयर में क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व है। ये वाली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था ना, फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे उसकी करते हैं, इसमें क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। और ये यहाँ पे बीटी की बुक पर भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने अ, सबसे पहले जो है ना उसकी हाइट जो है ऊपर से स्टार्ट हो जाए सिस्टम वाइज। पहले हम उसकी हाइट लेंगे, देन हमने उसकी आईज को चेक करना है कि वो टेलर हैं कि नहीं, देन हम उसका थ्रोट को एग्जामिन करेंगे। इस पिक्चर को देखते हुए आपने सामने रखते हुए जो है ना ये पॉइंट्स अपने जहन में रख लेने हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो उसका प्री नेटल केयर जो है ना, प्री नेटल केयर के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जस्ट एक मतलब कि ये डायग्राम ही आपने आपने जहन में रखनी है, उसकी हाइट लेनी है आपने, देन उसकी आपने आईज को चेक करना है, उसके बाद उसके थ्रोट को एग्जामिन करना है, उसका ब्लड प्रेशर लेना है आपने, देन आपने असेसमेंट और करनी है उसकी साइज और जो प्लेसमेंट है यूट्रस की। ठीक है, ये आपने देखनी होती है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्सकल्टेट करना है हार्ट और लंग्स को, देन आपने एग्जामिन करना है उसके ब्रेस्ट को। ओके, उसके बाद आपने यूरिन को एग्जामिन करना है, उसका ब्लड सैंपल लेना है, सीबीसी वगैरह एचबी वगैरह उसका चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ लेग्स फॉर द एडिमा एंड वेरिकोसिटीज, क्योंकि इसमें जो है ना वो प्री एक्लैम्पशिया का रिस्क होता है, तो प्री एक्लैम्पशिया के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर भी उसका ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन यूरिया होता है और उसको एडिमा होता है, ये 3 सिम्टम्स होती हैं। तो इसलिए हमने उसको असेस करने के लिए मतलब उस वजह से हम लोग जो है ना ये सारी चीजें जो है ना उसके
टेस्ट वगैरह जो करवाते हैं, ठीक है, खास तौर पे ये यूरिन का जो टेस्ट है ये, और ये जो वेरिकोस्टीज एडीमा वगैरह, क्योंकि उसके अंदर एडीमा हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग जो है ना ये उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये प्री नेटल केयर है थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी आपने एक दफा रीड कर लेनी है जस्ट। यही एक मतलब कि पिक्चर के थ्रू ही आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, बेसिकली एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग जो है वो फंडस हाइट को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। ये इसका यूएचएस का क्वेश्चन है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फंडस हाइट को मेजर करने के दो मेथड होते हैं। एक तो हम लोग जो है वो मतलब कि इसको मेजरिंग टेप के थ्रू जो है वो भी मेजर कर सकते हैं, और मैन्युअली भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, हैंड्स, बाय यूजिंग हैंड्स, ठीक है। ये यूएचएस का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको करवा दूं, जो इधर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बस वही हमने करनी है, ज्यादा मतलब कि डिटेल में इधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फंडस की हाइट को मेजर करने के लिए साथ साथ मैं आपको पिक्चर से भी दिखाऊंगी ताकि आपको याद हो। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये ना बेसिकली पाल्पेशन के मेथड्स होते हैं, कि हम पाल्पेट किस तरीके से करते हैं, ये इसकी प्री नेटल एग्जामिनेशन के अंदर ही सारा कुछ आता है जो प्रेग्नेंट वूमेन है। तो पाल्पेशन के मेथड्स में आता है फर्दर उसका मतलब फंडल हाइट को मेजर करना है हमने, उसके फंडस को पाल्पेट करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी लेटरल पाल्पेशन करनी है, पेल्विक पाल्पेशन करनी है। तो इतना ज्यादा तो आप लोगों को मतलब कि याद करने की जरूरत नहीं है, खैर, लेकिन ये है कि बेसिकली बेसिक बेसिक चीजें आप लोग इसमें से याद कर लें ताकि आप लोग का ये जो कंटेंट है वो इधर से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, क्योंकि यूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम मेजर कैसे करते हैं फंडस की हाइट को। अब आपको ये नहीं पता कि फंडस क्या होता है बेसिकली, तो आपको पहले मैं इसकी पिक्चर्स के थ्रू दिखा दूं कि फंडस क्या है बेसिकली। ये बेसिकली हमारे पास फंडस जो है वो स्टमक का ही एक पार्ट है, आपको ऑलरेडी ही पता है, ठीक है, जो कि प्यूबिक बोन से स्टार्ट होके और टॉप ऑफ यूट्रस तक जो है ना होता है, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है फंडस की हाइट जो है वो, फंडस हाइट हम कैसे मेजर करते हैं, देखें, टॉप ऑफ यूट्रस से स्टार्ट होते हुए प्यूबिक बोन तक जो है ना, हम लोग इसकी फंडस हाइट मेजर करते हैं वुमेन की। वो किस तरह से करते हैं वो अब आपको मैं जो है ना वो बीटी की बुक से पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये देखें, एक जो है वो बाय मैनुअली होता है, मतलब कि हम हाथों से हाथ को यूज करते हैं, फिंगर्स को यूज करते हैं, उसको मेजर करते हैं, और एक होता है मेजरिंग टेप से, यानी कि फंडस जो टॉप होता है ना यूट्रस का, वहां पे हमने मेजरिंग टेप रखनी है और प्यूबिक बोन तक। तो इसके थ्रू मेजरिंग टेप से हम इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं फंडस की। और उसके अलावा हम लोग जो है ना वो मैनुअली हाथों को यूज करते हुए ना हैंड्स की मूवमेंट से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ये देखें, टॉप ऑफ यूट्रस से स्टार्ट करना है हमने इसको मेजर करना है, मेजरिंग टेप को टॉप ऑफ यूट्रस पे रखना है और टॉप ऑफ प्यूबिक बोन तक, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी फंडस हाइट कितनी है, ठीक है। और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी कि ये इसकी फंडस हाइट जो है वो हम क्यों मेजर करते हैं बेसिकली। इससे हमें पता चलता है कि उसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कौन सा जा रहा है बच्चों, फंडस हाइट से हमें पता चलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, मैंने ना एक आपको पिक्चर ये दिखाई है, ये इसमें ये वुमेन है बेसिकली, ठीक है, और ये क्या है, प्रेगनेंसी की उसकी स्टेट है। इसमें ये टॉप ऑफ यूट्रस है इसका, ठीक है, और ये नेवल है, और ये टॉप ऑफ प्यूबिक बोन है। अब क्या होता है बेसिकली, इसमें ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें चेंजेस आती हैं, जैसे जैसे मतलब कि उसका और 36 वीक होता है, फिर वो 40 वीक्स पे आती है, 28 है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना 12 वीक से, फिर 20 वीक्स पे, फिर उसके बाद 32 वीक्स आते हैं, फिर 40 वीक्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो फंडस हाइट है ना वो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है वो मतलब कि कंप्लीट होने जा रहा होता है। ये देखें, अब क्या होता है बेसिकली कि गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जब वो 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पे होती है ना, तो उसकी फ्रंटल हाइट के जो लैंडमार्क्स हैं उसको मेजर करने का उन्होंने बताया हुआ है कि 12 वीक्स पे हम लोग प्यूबिक सिंफिसिस जो है यहाँ से उसकी फ्रंटल हाइट लेंगे। जब वो 20 वीक्स पे होती है तो हम लोग अम्ब्लाइका से उसकी जो है ना फंडल हाइट लेना स्टार्ट करेंगे। जब 36 वीक्स उसके होते हैं तो जिफोइड प्रोसेस से लेंगे हम उसकी फंडल हाइट, ठीक है। जब 37 से 40 वीक्स होते हैं तो हम लोग जो होता है ना फंडल हाइट, वो 32 से जो 36 सेंटीमीटर के दरमियान जो मतलब के हाइट होती है उसके दरमियान में रख के तो उसको मेजर करेंगे फंडस हाइट को। पोस्टपार्टम मतलब कि अगर ग्रेटर देन 24 आवर्स पोस्टपार्टम है तो फिर हम लोग अम्ब्लाइकस से जो है ना उसकी फंडल हाइट जो है वो मेजर करेंगे।
अच्छा तो अब हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट में आपको इसका फंडल हाइट मेजर करने का मेथड बताते हैं क्या है। अब क्या होता है कि ये जो है ना फंडस हाइट, ये जो प्रोसीजर होता है ये हम लोग 16 वीक पे जो है ना वो चेक कर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 16 वीक्स जो होता है ना बेसिकली, उसके बाद हमने हाइट लेनी होती है फंडस की, ताकि हम देख सकें कि प्रेगनेंसी की स्टेज क्या है, उसका पीरियड क्या जा रहा है। ठीक है। अब हमने मेजर करने के लिए फंडस को, जो नर्स होती है ना बेसिकली, वो क्या करेगी, वो अपने हाथ को जो है ना वो जिफोइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे रखेगी। ठीक है। जिफोइड प्रोसेस के बिलो रखेगी और वो जेंटली उसको प्रेस करेगी। देन वो क्या करेगी, वो डाउन द एब्डोमेन जो है ना वो मूव करेगी, जब तक कि उसको जो अपर बॉर्डर ऑफ फंडस है वो फील नहीं हो जाता। अब वो नोट करेगी यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स ब्रेथ, मतलब कि कितनी गहराई में उसके, कितनी फिंगर्स उसकी गहराई के अंदर गई हैं। ठीक है। विच कैन बी कंफर्टेबली अकोमोडेट बिटवीन द टू। तो उसके बाद क्या करेगी, वो मेजर करेगी हाइट ऑफ यूट्रस फ्रॉम पेल्विक बोन से लेके अपर बॉर्डर ऑफ फंडस। ये मैंने आपको बता दिया था इसका यहाँ पे, कि हमने इसको मेजर किस तरह करना है। तो ये स्टूडेंट्स, ये भी एक पिक्चर आप लोग देखें कि जब होता है ना हमारे पास 36 वीक, तो जो फंडस होता है वो यूजली राइट अप होता है, मतलब कि स्टर्नम के बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है। 40 वीक्स पे क्या होता है कि फंडस जो है वो नीचे, मतलब कि ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। बिलो 38 वीक्स लेवल एज प्रेजेंटिंग पार्ट ड्रॉप्स डाउन इनटू द पेल्विस, यानी कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी कि जो बेबी है वो क्या होता है, वो डाउन आना शुरू हो जाता है पेल्विस के अंदर 40 वीक्स पर। तो ये भी आपने जो है ना वो ड्यूरेशन जो इसका वो भी याद रखना होता है कि 36 से 38 वीक्स पे जो है वो फंडस की हाइट कहाँ पे होती है। ठीक है। 40 वीक्स पे क्या होता है और 12 वीक्स पे क्या होता है। 12 वीक्स पे जो फंडस होता है ना बेसिकली, वो जस्ट अबव द प्यूबिक बोन होता है। ठीक है। तो आपने इसको मेजर कहाँ से करना है, टॉप ऑफ यूट्रस से स्टार्ट करते हुए पेल्विक बोन तक। ये देखें, टॉप ऑफ यूट्रस से पेल्विक जो प्यूबिक बोन है, पेल्विक बोन टू अपर बॉर्डर ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द पेल्विक बोन टू अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस। देन जो है ना आप लोगों ने काउंट करना है, एंड काउंट हाउ मेनी ब्रेथ ऑफ द लेफ्ट हैंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस एंड नेवल, बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस एंड एंड ऑफ द ब्रेस्ट बोन। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फाइंडिंग्स आपने ये नोट करते जाना है कि लेफ्ट हैंड जो है वो कितना, मतलब के डाउन जा रहा है। हाउ मेनी ब्रेथ ऑफ द लेफ्ट हैंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस एंड नेवल, बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस एंड एंड ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ये सारी जो है ना इसकी वो फाइंडिंग्स होती हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है ना वो क्या करोगे, फंडस को मेजर करोगे। उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड इसका ये होता है कि आप जो है ना वो डिस्टेंस फंडस का फ्रॉम सिम्फिसिस प्यूबिस यूजिंग अ टेप मेजर जो है, वो इंस्पेक्शन के अंदर हम लोग पहले से जो है ना वो पढ़ चुके हैं। तो ये मतलब कि ना इसका ज्यादा डिटेल में आपको बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन के अंदर जो है ना हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंस्पेक्शन में भी हम लोग जो है वो ये एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर डिटेल लेक्चर आपको हो जाएगा। तो आज हम लोग जब वो फंडस हाइट का एक ही मेथड पढ़ते हैं। ठीक है। एक मेथड मैंने आपको करवा दिया है, बाकी जो मेथड है ना ये वाला दूसरे वाला ऑल्टरनेटिव मेथड, ये हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर का टाइम जो है वो एंड होने जा रहा है। तो उससे पहले पहले जो है ना मैं आपको एक और क्वेश्चन कवर करवाना चाहती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। वो है कि वो पेज नंबर आपका 414 जो है इस पे, इससे आगे जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है कि न्यूट्रिशन जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर आप मतलब कि किस तरह से उसको डाइटरी मैनेजमेंट करते हो। तो वो हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है। ये एक टेबल है, जस्ट आपने ये टेबल जो है ना वो याद करना है। 415 पे दिया हुआ है ये बीटी के अंदर, यानी कि उसको कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है और जो एक्सपेक्टेंट है और जो लैक्टेटिंग है। यानी कि एक्सपेक्टेंट वो जो दूध नहीं पिला रही, ठीक है, और लैक्टेटिंग वो जो दूध पिला रही है। तो उसकी जो कैलोरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मतलब ये आपने जो कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, आयरन है, कैल्शियम है, ये जस्ट ये वाली कैलोरीज इसकी याद रखनी है। और कौन कौन से इसको विटामिन जो है ना उसकी जरूरत होती है, इसके जस्ट आप लोग नेम याद रख लो। इसमें जो फोलिक एसिड है और मतलब कि इसकी कुछ जो वैल्यूज हैं आपको 2 से 3 वो याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है ना वो ये वाला एक एनर्जी वैल्यूज जो है ना ये आपने मतलब कि अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि
इसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर कितनी कैलोरीज को पर डे रिक्वायर्ड होते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 10 कैलोरीज पर डे, सेकंड के अंदर 90 कैलोरीज पर डे, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 200 कैलोरीज पर डे जो है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको चाहिए होती है। ठीक है। बाकी जो है वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है आपने याद करना, बस ये चीजें जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो है ना, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लें कि ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन जो होती है उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं, सर्कुलर है, अप एंड डाउन है, और वेज्ड है। ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है कि हम लोग इस पूरी ये ब्रेस्ट को मतलब के सर्कुलर वे में जो है ना वो क्या करते हैं, मतलब के पालपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसकी उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं। और अप एंड डाउन में जो है ना वो ऐसे, जो हमने पहले मतलब कि हेल्थ असेसमेंट के अंदर भी आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, इस तरह से इस स्ट्रोक इस पैटर्न के थ्रू जो है ना उसको करेंगे। और एक एक जो होता है ना वो वेज, यानी कि इस तरह इस पोजीशन पे जो है ना अपनी ब्रेस्ट को जो है वो एग्जामिन करेंगे। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसकी उसको एग्जामिन करेगी। ठीक है, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं। इसके मतलब कि मेथड्स 3 है, और ये स्टेप्स इसके क्या हैं, बेसिकली 6 स्टेप्स इसके उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। आप चाहे तो इधर से कर ले, नहीं तो आप लोग ने जो पहले मतलब कि सेकंड ईयर में किया होगा वहीं से इसके स्टेप जो है ना आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा जो इसकी ये चेंजेस हैं, ये भी आपने लाजमी रीड कर लेनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस और सिम्टम्स क्या क्या आते हैं मतलब कि ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग वुमेन के अंदर, जिसमें क्या होता है कि 4 से 8 वीक के अंदर उसको मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया, ये अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर जो उसको प्रेगनेंसी में चेंजेस अकर होती है ना, वो आपने मतलब कि इसके अंदर याद रखनी होती हैं। जब 4 से 8 वीक्स होते हैं तो उसको कौन कौन सी सिम्टम शो हो रही होती हैं। ठीक है, वो आपने मतलब कि याद रखनी है। देन 8 से 12 वीक्स के अंदर क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस उसको होती है, और जो इसका यूट्रस है वो टॉप ऑफ सिंफिसिस प्यूबस जो है वो राइज हो जाता है 8 से 12 वीक्स में। उसके अलावा क्या होता है, उसको पल्सेशन जो होती है वो ज्यादा मतलब कि लेटल वेजाइनल फोर्निसिस में वहां मतलब कि फील होना शुरू हो जाती है। और देन 12 से 16 वीक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ में भी इसको 12 से 6 वीक 16 वीक में क्या होता है कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो खत्म हो जाएगी, यूट्रस जो है वो मिड वे में आ जाएगा, मतलब बिटवीन द सिंफिसिस प्यूबस एंड अम्ब्लाइकस। और इंटरनल बिलोटमेंट होती है। इंटरनल बिलोटमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग विजाइना को जो है ना वो 2 फिंगर्स इंसर्ट करके तो मतलब कि हमने एग्जामिनेशन करनी होती है कि बच्चे की जो मूवमेंट है ना वो फील करनी होती है कि वो बच्चा यूट्रस के अंदर मौजूद है। उसको हमने चेक करने के लिए जो है ना वो इंटरनल बिलोटमेंट जो है, ये इंटरनल बिलोटमेंट बेसिकली क्या है कि बेबी की जो मूवमेंट है वो हम लोग फील करते हैं विजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू। दैट इज कॉल्ड इंटरनल बिलोटमेंट। ओके। तो ये 12 से 16 वीक्स के अंदर जो है ना आती है, ये एमसीक्यूज में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसकी जो अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर उसको साइन सिम्टम शो होते हैं ये लाजमी आपने याद करने हैं। उसके बाद 16 से 20 वीक्स में क्या होता है कि उसको फिटल मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये कब आती हैं, 18 से 20 जो वीक होता है ना ऑफ प्रेगनेंसी का, तब आती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेस्ट चेंजेस आती हैं उसमें। ठीक है, ब्रेस्ट चेंजेस कौन कौन सी आती हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड पेनलेस यूट्राइन कंट्रैक्शन उसको मतलब के फील होना शुरू हो जाती है। एक्सटर्नल डिवेलपमेंट होती है फीटस की, इज पॉसिबल एट दिस स्टेज। और यूट्राइन सोफल जो होता है ना बेसिकली उसको सोफलिंग साउंड जो होती है, सॉफ्ट ब्लोइंग साउंड जो होती है, वो उसको जब ऑस्कल्टेट करते हैं फीटस के हार्ट साउंड को तो उसको वो मतलब महसूस होती है। 20 से 24 वीक्स के अंदर क्या होता है कि जो फंडस यूट्राई है वो मतलब कि अम्बलाइकस के लेवल पे आ जाता है, और फीटल हार्ट साउंड जो होती हैं वो भी उसको सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। और जो फीटस के पार्ट्स होते हैं उसकी मूवमेंट उसको पाल्पेशन पे मतलब के फील करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब 24 से 28 वीक्स में क्या होता है कि जो साइंस होते हैं ना वो 24 वाले उसको शो होते हैं, लेकिन जो फीटस होता है ना वो इजीली बेलोटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद 30 से 36 वीक के अंदर क्या होता है कि जो फंडल हाइट है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। वो मिड वे से जो है ना वो बिटवीन द अम्बलाइकस और स्टर्नम जो होती है उसमें मतलब के शो होना शुरू हो जाती है। और कोस्टल मार्जिन जो होते हैं रिब्स के वो भी एट द 32nd वीक जो है वीक जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाते हैं। देन क्या होता है कि उसका लास्ट में क्या होता है कि जो फंडस यूट्राई है 36 से 40 वीक्स में वो जो है ना वो जिफो जो जिफाई स्टर्नम जो है उस पे मतलब कि पहुंच जाता है। ठीक है, और उसी लेवल पे मतलब कि वो रहता है। यहाँ तक कि जो फीटस का हेड है वो क्या होता है पेल्विक ब्रीम में इंगेज हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी डिलीवरी जो होती है वो नजदीक हो जाती है ना, तब डिलीवरी बेबी की होती है उस टाइम पे 40 वीक्स पे। तो फंडस जो होता है ना बेसिकली वो भी डिसेंड होना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, और उसकी इंगेजमेंट होती है हेड के साथ। ठीक है, इससे क्या होता है उसको प्रेशर जो होता है वो रिलीव हो जाता है। देन क्या होता है हेड भी उसका जो होता है ना वो तब तक मतलब कि एंटर नहीं होगा
जब तक ब्रीम के अंदर नहीं एंटर होगा, जब तक उसको लेबर का ऑनसेट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये मतलब कि 3 से 4 साइंस भी आप लोग याद रख लें तो आपके लिए काफी है, ठीक है। और उसको लाइटनिंग जो है ना वो शो होती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो बेबी है वो क्या होता है, वो पेल्विक जो फ्लोर है वहां पे, मतलब कि जब लेबर उसकी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें आना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसकी डिलीवरी, इनके बेबी जो होता है ना, इससे क्या होता है, उसको फिर लाइटनिंग फील होती है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। तो ये बेसिकली इसकी थी कुछ मतलब कि ये जस्ट आप लोगों ने रीड कर लेना, जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ड्यूरिंग द प्री नेटल केयर, ये जस्ट आपने जो है ना वो रीड कर लेनी है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने रीड लाजमी करनी है, 409 पेज पर आएंगे। उसके बाद हाँ, ये वाला मैं आपको एक दफा समझा देती हूँ, जो कॉमन पोजीशंस है, इसमें जस्ट आपने पोजीशंस याद रखनी है, फीटल हार्ट साउंड्स हम कहाँ कहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशंस आप लोगों ने जो है ना वो याद रखनी है। यहाँ से तो आपको इस डायग्राम से अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप लोग गूगल पे जो है ना वो, वहां से मैंने डायग्राम एक ली है, वहां से आपको मैं समझा देती हूँ कि फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए जो है वो कौन कौन सी पोजीशन जो रिकमेंडेड है। आपको डिटेल में तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से हम लोग जो है ना वो फीटल हार्ट साउंड जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए क्या होता है हमारे पास, या तो हम लोग जो पोजीशंस होती हैं, राइट सैक्रम एंटीरियर, राइट सैक्रम एंटीरियर यहाँ पे सुनते हैं हम लोग, ठीक है, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर पे, देन राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट सैक्रम एंटीरियर, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। ये बेसिकली जो है ना कॉमन मतलब कि पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग जो है वो फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको पिक्चर्स के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऑक्सीपिट एंटीरियर का मतलब क्या है कि ये देखें बेबी बिल्कुल उसका जो ऑक्सीपिट है वो क्या है, एंटीरियरली लाई कर रहा है ऑक्सीपिट, ये जो उसका बैक वाली साइड है। उसके बाद लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ये इसकी पोजीशन होती है लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर की। देन हमारे पास आता है लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स लेटरल, ठीक है। और इसी तरह ये जो लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। तो ये कुछ पोजीशंस इसकी होती हैं, ये जस्ट आपने ना रीड कर लेनी है, टिपिकल ये फ्लेक्स फीटल पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो फंडस हाइट का, कुछ भी समझ ना आया हो, फंडस हाइट का जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट इंशाल्लाह, तब मैं आपको उसी के साथ लेबर की स्टेजेस में जो है ना एक्सप्लेन अगेन कर लूंगी डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम अपना टॉपिक नेटल केयर वाला।